इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एसएसए और जीओबी जुलाई अगस्त सितंबर वेतन अपडेट को जानेंगे आज के इस अंक में। जी हाँ फ्रेंड, साथ ही साथ कई प्रमुख तड़कते भड़कते हुए न्यूज को। जी हाँ फ्रेंड, सक्षमता काउंसलिंग करवाने वाले शिक्षकों को आने लगा स्पष्टीकरण। जी हाँ फ्रेंड, इस पर बात होगी। 1 2 3 4 5 6 साल 10 साल या 10 साल से अधिक या 25 साल सेवा करने वाले नियोजित शिक्षकों को कितना मिलेगा यूपीएस से पेंशन, इस बाबत कई व्यूअर्स के द्वारा जो है फोन कॉल्स और मैसेजेस किए गए थे। तो इस पर भी आपके आज के इस अंक में बिल्कुल आपको प्रकाश डाला जाएगा, या इस पर यूं कहे कि आपके जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षकों के ट्रांसफर में फंसा पेंच पर पेंच, 45 दिन बाद भी कमेटी मझधार में, अब तक कोई डिसीजन नहीं ले सकी। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ना पैसा लगता है ना खर्चा कर लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर। पहले देख लेते हैं बारी बारी से एक एक समाचार को। सबसे पहले 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी थी कमेटी को, 45 दिन बीत चुका। महिला शिक्षकों की संख्या अधिक, इसलिए पॉलिसी लागू करने में देरी। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को पहले सोचा नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है, बाद में दिक्कतें होती है। क्या कुछ फैक्टर्स हैं आप भी जान रहे हैं, और आपको यदि नहीं जान रहे हैं तो कुछ जान लीजिए। यदि आपके पास कुछ इनपुट्स हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहली बात, महिला शिक्षकों की संख्या ज्यादा है और महिला शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण यानी मनचाहा स्थानांतरण देने की बात कही। दिव्यांग को देने की बात कही, कोई दिक्कत नहीं है, नगण्य संख्या है, बहुत कम संख्या है, 1% 2% 3% है तो वो चले जाएंगे, कहीं भी समायोजित हो जाएंगे। महिला शिक्षकों की संख्या अधिक है, और सबसे बड़ा इसमें दिक्कत क्या है कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं, मान लीजिए एक जिला में 10 प्रखंड हैं, तो 10 प्रखंड में इस जिला के जो है शिक्षिका जाकर के जॉब करती है, कम से कम 20 30 40 50 करके भी जॉब कर रही है। एक औसत डाटा ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको यानी कि 500 शिक्षिका हो जा रही है जो कि प्रखंड में नौकरी कर रही है। ये 500 शिक्षिका चाहेगी कि अपने जिला में आ जाए, और वहीं पर यदि बात करें कि इस प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षिका जिला में कितना नौकरी करे, तो वो 50 भी नहीं है जो संख्या निकल करके आ रही है। तो ये शिक्षिका जब शहर की ओर जाएगी, अपने जिला की ओर जाएगी, तो क्या होगा कि अनुपात बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। जिस तरह से सेल डिवीजन के समय में न्यूक्लियोसाइक्लोप्लाज्मिक रेशियो गड़बड़ाता है तो सेल डिवाइड करने लगता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है विद्यालय में जो टीचर का जो अनुपात है, बैलेंस है, कहीं पर जो है बंच में शिक्षक हो जाएंगे और कहीं पर जो है बिल्कुल रेयर हो जाएंगे, शिक्षकों की बिल्कुल अभाव हो जाएगी, कमी हो जाएगी, टीचर लेस हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं दूसरी। जब सक्षमता परीक्षा दी गई तो बातें निकली कई सारे, और उसमें से एक बात थी कि 100+ वाले को जो है शहर में दिया जाएगा और 100 से कम वाले को ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाएगा। ये बातें निकली थी, अभी तक इस पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो इस बाबत भी आप देखिए कि 100+ वाले शिक्षक जो है जो शहर की ओर जाएंगे, तो शहर की ओर जाने वाले शिक्षक ज्यादा हैं, शहर की संख्या कम है। एक जिला में 10 प्रखंड है तो शहरी क्षेत्र 2 3 4 5 है, ग्रामीण क्षेत्र अधिक है, यानी कि 90% ग्रामीण क्षेत्र है और 10% शहरी क्षेत्र है। और आपने एक क्राइटेरिया रख दिया कि जिसका 100 से प्लस नंबर आएगा उसको शहर में देंगे। तो आप 10% शहर के में इस जो अंक लाने वाले शिक्षक थे उसके साथ कोई समायोजन नहीं किया गया। इसके बाद तीसरी पॉइंट, प्राइमरी 1 to 5 में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी उर्दू, बांग्ला और सामान्य 3 कैटेगरी के टीचर हैं, तो तीनों का तालमेल बैठाना है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा ये जो है जटिलता बढ़ते चली जाएगी। 6 to 8 में जाएंगे तो इंग्लिश के शिक्षक, हिंदी के शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, गणित विज्ञान के शिक्षक, फिजिकल शिक्षक, 9 10 में जाएंगे तो साइंस के शिक्षक, मैथ के शिक्षक, 11 12 में जाएंगे तो ये जटिलता और बढ़ जाएगी। हिंदी के शिक्षक, गणित के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, यानी कि सभी विषयों के शिक्षक, होम साइंस के शिक्षक। तो इन सारे शिक्षकों को विषय के साथ साथ कोटि, यानी कौन सामान्य कैटेगरी से आ रहे हैं, कौन ओबीसी से आ रहे हैं, कौन SC ST से आ रहे हैं, महिला पुरुष के साथ तालमेल बैठाना और उसको समायोजित कर देना।
कम से कम 3.5 से 4 लाख शिक्षकों को इस तरह से समायोजित कर लेना इतनी आसान बात नहीं है। ये काफ़ी दिक्कत बड़ा बात है, काफ़ी बहुत ही जटिल बात है। इसीलिए अब तक जो 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी, 45 दिन बाद भी जो कमेटी के जो हाथ हैं खाली हैं, वो जजमेंट नहीं दे पाई है किस तरह से किया जाएगा। दूसरी एक और बात निकल करके आ रही है, जब डोमिसाइल नीति नहीं था तो यूपी के बहुत सारे शिक्षक जो है बिहार में आके ज्वाइन कर लिए। उनकी संख्या तो चारों तरफ स्कैटर्ड थी, छितराई हुई थी। तो बिहार में तो 20-30 हजार भी है, मान लीजिए 40,000 के आसपास उनकी संख्या है, तो छितराई हुई है तो कोई बात नहीं। ये सारे शिक्षक जो यूपी से सटे हुए बॉर्डर एरिया है, चाहे वो बक्सर हो, चाहे भोजपुर हो, चाहे सारण हो या राजधानी पटना हो, वहां जाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये एक जो खास संख्या है यूपी वाले शिक्षकों की, वो बॉर्डर एरिया में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर एरिया में भीड़ होगा। बॉर्डर एरिया से आना चाहेंगे क्या पूरे बिहार में? बिल्कुल नहीं, आना भी चाहेंगे तो कम। उसके अलावे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, अररिया, ये सब जो कम साक्षरता दर वाला जो क्षेत्र है, उन सारे एरियाज में जो है पटना, मुजफ्फरपुर, गया, जो ज़्यादा थोड़ा अर्बन है या ज़्यादा एडवांस जिला है, वहाँ के शिक्षक ज़्यादा इधर आए हुए थे। इधर के शिक्षक जो है उधर कम गए हुए थे। तो जो आने जाने का क्रम हो रहा है, इसमें भी भारी ज़्यादा दिक्कत है। जो जिला दिया गया है शिक्षकों के द्वारा, तो पटना, मुजफ्फरपुर, इन सारे जिलों में बहुतायत जो एबंडेंट शिक्षक हो गए हैं। वहीं पर जो रूरल एरिया है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उन जिलों में जो है शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को तालमेल बनाते हुए, साथ ही साथ उस जिले के सभी प्रखंड के जो विद्यालय में सभी इस विषय के शिक्षक मौजूद रहे, इस चीज़ को तालमेल बनाना, साथ ही साथ TRE 3 और 4 भी आ रहा है, इसको भी तालमेल बनाना है। तो इन सारे चीज़ों में तो थोड़ी सी दिक्कत लगेगी ही लगेगी। जी हाँ फ्रेंड, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नन्हे परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। दूरी नहीं है पग दो पग की, सभी स्कूलों में शिक्षकों को समायोजित करना है मनचाहा ट्रांसफर के साथ। इतना काम करने में वक्त तो लगता है, तो वक्त लगेगा। और बिल्कुल चुनाव का समय है, तो सरकार चुनावी लाभ लेना चाहती है ट्रांसफर दे करके, तो बिल्कुल ट्रांसफर देगी और लाभ लेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि किन भाई को फायदा मिलता है, पुरुष को मिल पाता है कि नहीं, महिलाओं को मिल पाता है तो किन महिलाओं को मिल पाता है, क्या मार्क्स से उनका जो प्रभावितता का नियम लागू होता है या सभी को मिल जा रहा है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से घोषणा की थी कि सभी महिलाओं को मिलेगा ऐच्छिक ट्रांसफर। तो ये सारी बातें कहने में तो काफ़ी आसान होती थी, जैसे कि 10 से 4 विद्यालय बोल दिया, लेकिन जब करने की बारी आई तो अब तक हो नहीं पाया, या यूं कहें कि नानी याद आ गई। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे SSA जो भी वेतन एरियर अपडेट की। तो एरियर की बात करें तो यहाँ पर एरियर तो कई सारे पुराना बकाया, किसी का 15% का भी बकाया है, किसी का DA है, किसी का HR है, ये सारे एरियर आपके आए हैं। कई जिलों में भुगतान हुए हैं, जहाँ भुगतान नहीं हुए हैं वहाँ पर बिल्कुल आपसे बिल्कुल ये विनती है कि आप अपने अकाउंटेंट या जिला में जो भी लीड करते हैं उनके साथ बिल्कुल लाइजनिंग कीजिए, एडवोकेसी कीजिए और एडवाइस बनवा करके भेजिए। एरियर भुगतान हेतु पत्र आया था, इसीलिए आपको कोई ज़्यादा मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जो आय व्यय का ब्यौरा है उसको बैलेंस करना है, तो आपका एरियर भुगतान आपका खुद ब खुद हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, वो खुद ब खुद होता चला जाएगा। बात कर लेते हैं जुलाई का वेतन। लगभग जिलों में भुगतान हुआ है, जहां नहीं हुआ है कुछ तकनीकी कारण है वहां भी हो जाएगा। अगस्त और सितंबर के आवंटन की बात करें तो अगस्त महीना समाप्ति के कगार पर है, तो अगस्त का आवंटन 5 तारीख तक जो है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस को ध्यान में रखते हुए उससे पूर्व आवंटन होने की सूचना है। फिलहाल जो राशि विमुक्ति की गई थी आपको दिखाया गया था 3-4 दिन पूर्व, वो राशि वही राशि उसी में से अगस्त का वेतन होगा। जीओबी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, SSA के लिए जो है जीओबी मद से भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, अब चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण पहलू पर और देख लेते हैं क्या कुछ। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए एक डिसाइडर, एक नीति निर्देशक, एक कहीं ना कहीं दशा और दिशा को बदलने वाला वीडियो होगा। जी हाँ फ्रेंड, एरियर का जिलावार आवंटन हो चुका है, जहाँ जहाँ भी राशि गई है, जो लोग एडवाइस बना करके भेजे हैं, इसलिए आपका भुगतान
होगा, जहां नहीं गया है वहां बनवा ले, और आवंटन नहीं आया है तो आने वाला है, क्योंकि आवंटन को लेकर के जो है प्रदेश स्तर से पत्र निकाला गया था, चाहे वो जुलाई का हो या उससे पूर्व का, चाहे अगस्त का, चाहे उसके बाद का सितंबर का। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं पूर्णिया जिला में प्रारंभिक शिक्षा स्थगित वेतन भुगतान के संबंध में अच्छी खबर है, बिल्कुल इसकी सराहना करता है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा। पूर्णिया जिला में स्थगित वेतन भुगतान के लिए पत्र निकाला गया है, तो बिल्कुल इस तरह से ये जो भी दिक्कत है, जिन शिक्षकों को चाहे शिक्षा कोर्स पर 80% से अधिक छात्रों की प्रविष्टि नहीं की गई है, उनका माह जून का वेतन स्थगित कर दिया गया था, उनका वेतन जो है चालू कर दिया गया। आपको बताते चले फ्रेंड कि ई शिक्षा कोर्स ऐप पर जो आधार कार्ड की वैधता थी, अब तक पत्र तो नहीं देख पाया हूं मैं, लेकिन पेपर में ऐसा कटिंग निकला है, आपको अभी दिखाया जाएगा। आप ऐसे कई सारे जो है शिक्षकों का ऐसा जो है कमेंट या कॉल आया करता था जिसमें कि दिक्कतें हो रही थी, तो चूंकि विभाग का ऐसा गाइडलाइन था तो अब उसमें शायद शिथिलता बढ़ती गई है। ये पूरी तरह से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लॉगिन करके देख सकते हैं, उनका एंट्री लिया जा रहा है, आपको अभी स्लाइड दिखाया जाएगा। देखिए मधुबनी से ये पत्र निकला है, यहाँ पर 4 शिक्षकों पर जो है 4 शिक्षकों पर एक्सप्लेनेशन निकाला गया है, और ये बताया गया है कि जो उन्होंने सक्षमता का जो काउंसलिंग करवाया है, तो उसमें जो है जांच के क्रम में पाई गई त्रुटि 3 दिनों के अंदर, यानी जो भी त्रुटि हो, त्रुटि में कोई तरह की त्रुटि हो सकती है, चाहे सर्टिफिकेट से संबंधित, चाहे नाम वगैरह का मिसमैचिंग या जो भी हो, तो यहाँ पर अब उनको स्पष्टीकरण देना है कि किस तरह से ये त्रुटि हुई। कई सारा टेक्निकल कई सारी त्रुटियां हैं, कई लोगों को जो है आधार कार्ड के कारण जो है जो आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाता है या मैसेज नहीं आता है, यहाँ पर डीएलएड को लेकर के जो है स्पॉट नामांकन को लेकर के यहाँ पर निकाला गया है पत्र, और इसकी जो अंतिम तिथि आप देख रहे हैं मेधा सूची प्रकाशन की 4 सितंबर को दिया गया है, और 6 से 7 आप नामांकन की तिथि या 6 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक कर सकते हैं, और नामांकन के बाद जो है 9 सितंबर को जो है पोर्टल पर अद्यतन कर दिया जाएगा इसको। जी हाँ फ्रेंड, अब आधार के बिना भी अपलोड होंगे ई शिक्षा कोर्स ऐप पर विद्यार्थियों के प्रोफाइल। तो जैसा कि पूर्व में ही कई सारे ऐसे छात्रों के नाम जो है काटे गए थे, जो 3 दिन या उससे अधिक विद्यालय नहीं आ रहे थे या अन्य विद्यालयों में नामांकित थे, और उसके बाद जब ई शिक्षा कोर्स ऐप पर विद्यार्थियों का जो है डेटा अपलोड किया जाने लगा, तो उस पर जो सबसे बड़ी बात थी कि आधार कार्ड के बिना डाटा अपलोड नहीं होता था। तो आधार कार्ड की वैधता यहाँ पर जो है अब अपलोड होने लगा है, तो ये बड़ी बात है, सब विद्यार्थी का फिर अपलोड हो जाएगा, और आधार वाला जो समस्या था वो कहीं ना कहीं जो है समाधान हो जाएगा। शिक्षकों के लिए अच्छी बात है कि उनका जो फंसा था वो हो जाएगी। कर्मचारियों की लगभग सभी मांगे हुई पूरी। मिश्रा जी ने एनपीएस के समय में भी इसी तरह का वक्तव्य दिया था, ऐसा शिक्षक से ऐसा कर्मचारी संघों का कहना है। और देखने वाली बात यह होगी कि सक्षमता पेपर लीक करने का शक माफिया रवि पर 9 सेंटर को हैक करने की बात आई थी। जी हाँ फ्रेंड, आप देख लेते हैं यूपीएस के मुद्दे पर जो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल नौकरी करेंगे क्या कुछ मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, न्यूनतम सेवा आवश्यकता 10 वर्ष। यहीं पर आप जो है गच्चा खा रहे हैं। ऐसे नियोजित शिक्षकों का सवाल आ रहा था जिनकी सेवा 1 साल 2 साल 3 साल या 10 साल से कम है, उनके लिए अब तक जो यहाँ से निचोड़ निकल करके आ रहा है, न्यूनतम सेवा आवश्यकता 10 साल यहाँ की गई है। 10 साल की सेवा होगी तब आपको न्यूनतम जो है पेंशन यानी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा पेंशन मिलेगी। उससे कम की सेवा पर यहाँ पर आपको पेंशन एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। ये यहाँ पर न्यूनतम सेवा आवश्यकता पूरी तरह से लिखा गया है। अब जो इसका ड्राफ्ट जो पूरी विस्तार से विस्तृत रूप में आएगी, उसमें देखने वाली बात होगी कि 1 साल 2 साल या 4 साल की सेवा के लिए क्या हो रहा। दूसरी बात यह निकल के आ रही कि आपका पुराना सेवा को काउंट करेगी कि नहीं। जैसे 2004 से जो रिटायर्ड शिक्षकों को काउंट किया गया है, तो उस तरह से नियोजित शिक्षकों को काउंट बिल्कुल यदि सरकार करती है तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन संभावना काफी छीन या कम दिखती है। हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और डीए का 10%। तो ये यहाँ पर यदि शिथिलता दी जाती है न्यूनतम 10 साल पर, तो हर 6 महीने की सेवा पर 10%, यानी कि 1 साल में आपको 2% का जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी राशि होगी पेंशन में चली जाएगी। या यदि आपका
निधन होता है तो आपको जितना पेंशन की राशि मिल रही थी उसका 60% आपके परिवार को मिलेगा, फैमिली पेंशन मिलेगा। और पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतरिम में आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करेगा। एनपीएस से यूपीएस में आप जा सकते हैं। राज्य सरकारों के लिए विकल्प खुला हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, और भी इस बाबत केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ मिला है। एनपीएस के लिए विकल्प है। न्यूनतम सेवा आवश्यकता यहाँ भी देखिए 10 साल दी गई है, इसलिए ऐसे शिक्षक जो 10 साल से कम सेवा कर रहे हैं उनके लिए ये कोई नहीं है, बिल्कुल ये एक दूर का जो है स्वप्न है और उससे अलावा कुछ नहीं है। कई सारे हमारे नियोजित शिक्षक साथी जिनकी सेवा 10 साल से कम है उनकी संख्या बिल्कुल हजारों में या लाखों के करीब हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा मित्र वाले अधिकतर बंधु इस श्रेणी में आ सकते हैं। उनके लिए अच्छी खबर यहाँ पर नहीं निकल रही है, तो आप उसी को कैरी ऑन कीजिएगा। जब यहाँ से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो एनपीएस में ही रहिएगा। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को 60% मिलेगा, इस बाबत आपको बताया गया। जी हाँ फ्रेंड, यूपीएस के तहत पेंशन की राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है, इसलिए लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी। जितना ज्यादा आपका सेवा अवधि होगा उतना ज्यादा पेंशन मिलेगा। 50,000 के बेसिक पर यदि कैलकुलेशन किया जाए तो निश्चित रूप से 50% 12 महीने का एवरेज यदि 50,000 मिलता है, जो अंतिम आपने जॉब किया सेवा दी 12 महीने का आपको औसत निकाल करके बेसिक का उसके बाद जो है पेंशन के लिए कम से कम 25 साल की सर्विस करनी होगी, तब आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन का लाभ मिलेगा और आपको पेंशन मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया गया है और इसमें जो है जो कर्मचारी जो है अपना 10% ही दे रहे हैं और सरकार जो है 18.5% दे रहे हैं। 4.5-10% ज़्यादा दे रही है। 50,000 की सैलरी है तो 25,000 आपको पेंशन निश्चित रूप से इसमें मिलेगी। बेसिक सैलरी 12 महीने का औसत है। इसमें ये दिक्कत है कि अगर कोई कर्मचारी की मौत हो जाती है तो बिल्कुल 60% जो सैलरी जो आपका बन रहा था उसका 60%। यहाँ पर मंजीत पटेल कर्मचारियों की दूसरी डिमांड यह कहते हैं कि जीपीएफ की तरह इसे वापस लिया जाए, इसका विरोध कर रहे हैं और कंट्रीब्यूशन हमें अपने कंट्रीब्यूशन में से केवल आखिरी के 6 महीने की सैलरी जितनी बनेगी सरकार उतना हमें वापस कर देगी। ऐसी स्थिति में यूपीएस के बजाय एनपीएस बढ़िया विकल्प होगा। यहाँ पर देखिए एक बड़ी बात कही जा रही है, अपने कंट्रीब्यूशन में से 6 महीने का यानी जो आपने कंट्रीब्यूट किया पर ईयर जो 10% आपका कंट्रीब्यूट हो रहा है 4,000 5,000 3,000 जो भी, उसमें से मात्र 6 महीने की राशि सरकार दे रही है, ऐसा यहाँ पर मंजीत पटेल जी का कहना है। तो इस हिसाब से जो है पेंशन में ही अधिकतर राशि आपको सरकार दे रही है, पेंशन के रूप में लौटा रही है, लेकिन जो एक मुश्त भुगतान है आखिरी के 6 महीने की सैलरी जितने ही दे रही है। तो ये काफी यहाँ पर एक देखने वाला विषय होगा। इस पर जो है बिल्कुल एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पर निकल करके आ रहा है यूपीएस का। जी हाँ फ्रेंड, वहीं पर एनएमओपीएस यानी नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम के अध्यक्ष जो है विजय कुमार बंधु ने भी कहा है कि यदि यूपीएस काफी अच्छा है, बुढ़ापे का एक मजबूत लाठी है, तो विधायकों और सांसदों को भी लेना चाहिए और सरकार को ओपीएस छोड़ करके यूपीएस लेना चाहिए। और नाम बदलने से कोई काम नहीं बदलता, उनका कहना है हम लोगों को ओपीएस चाहिए तो हम लोग ओपीएस ही लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये सारे बातें तो ओपीएस यूपीएस में जो है आपका महंगाई भत्ता भी काउंट होगा। कैलकुलेशन किस तरह से करना है, 12 महीने का वेतन का जो औसत निकलेगा अंत का और उसमें डीए कैलकुलेट किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ये जो है उसका कैलकुलेशन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 10% सरकार देगी, 18.5% इसमें जो है 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स छूट है। एनपीएस को 60% रकम निकालने पर भी टैक्स नहीं लगता। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में टेस्ट के बारे में अभी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो ये भी बातें निकल रही है कि अभी तक जो है नेशनल पेमेंट सिस्टम में जो है 1.5 लाख पर टैक्स में छूट थी, लेकिन अभी यूपीएस में टैक्स के बारे में कोई स्पष्ट जो है सरकार ने अपना मंतव्य नहीं दिया है। जी हाँ फ्रेंड, ये सारे बातें, महंगाई भत्ता जिस तरह से बढ़ेगी उसी तरह से आपका जो पेंशन की राशि है उसी हिसाब से कैलकुलेशन उस पर बढ़ता चला जाएगा। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जो होता है, जिसको हम लोग महंगाई भत्ता डीएडीआर जो जनवरी जुलाई में बढ़ता है 2 बार, वो यूपीएस में काउंट होगा। एआईसीपीआई इंडेक्स के अनुसार वो चलेगी यूपीएस में। तो ये सारी जो है बातें हो रही है। या सेवा संपन्न हर 6 माह के लिए मूल वेतन की 10% राशि जो है देगी। नई स्कीम पुरानी स्कीम से इस प्रकार बेहतर है। पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए न्यूनतम सर्विस पीरियड 20 साल था, अब 10 साल है। यहाँ पर वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो है आप 10 साल में भी ले सकते हैं, 10,000+
प्लस है मिलेगा। पहले जो है वो ओपीएस में 20 साल था, 20 से 25 साल के अंदर जो पर्सनैलिटी रेशियो होगा वही अमाउंट पेंशन होगा। 25 साल के बाद स्कीम में बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलता है। तो अलग अलग व्याख्या अलग अलग जगह से सारे निचोड़ को आपके बीच लेकर के आए हैं, ताकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो एक अभी जो है अनसुलझा हुआ पहली है, जो तरह तरह के जो मंथन हो रहे हैं उनको आप बिल्कुल आप समझ पाइए। जो बातें निकल करके आ रही है कहीं ना कहीं आपको आपका डिसीजन लेने में, जो आने वाले भविष्य में आप डिसीजन लेंगे उसके लिए बिल्कुल एक मील का पत्थर, एक सही रामबाण जो है यहाँ पर जो है आपको विचार दिया जा रहा है। रामबाण ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ फ्रेंड, हर जगह वही सारी बातें कही गई है जो ऊपर दिखाई गई है। जी हाँ फ्रेंड, यूपीएस के विषय में तो 23 लाख कर्मचारी है, लगभग राज्य सरकारों की भी लाखों कर्मचारी, महाराष्ट्र में भी घोषणा कर दी गई है। कल ही यूपीएफ की सबसे पहला राज्य बन चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार सरकार कब इस पर घोषणा करती है। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले 9 सेंटरों पर जो है सक्षमता 2 का जो है हैक होने की संभावना थी, अभी इस पर जांच का विषय है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना है, इसी उम्मीद के साथ कि आपका जल्द से जल्द आवंटन प्राप्त हो और आपका मनचाहा जो है आपका अधिकार, चाहे ट्रांसफर चाहते हो चाहे वेतन चाहते हो, मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट जुदा लेता है। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।